क्या देश शरिया से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा। तो दीन फिर ऊपर कैसे हो जाएगा? संविधान से चलेगा। कौन बोला? एक मुफ्ती का बयान है, मुफ्ती नदवी है, उनका ये बयान है, और साजिद रशीदी भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, और समर्थन उन लोगों का भी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका भी समर्थन। देवकीनंद ठाकुर खुलकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो फिर क्या होगा? हमको नहीं पता। फिर उन लोगों की बात नहीं करेंगे आप? इन लोगों को सजा दीजिए जो लोग इस बात को कह रहे हैं, दोनों तरफ की बात कीजिए। आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं एंकर महोदय। बड़े खतरनाक लोग हैं। घुसपैठ कई बार आंतरिक सुरक्षा को बड़ी चुनौती देता है। इस मुद्दे पर तो इतनी राजनीति होनी नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता केंद्र और राज्य के बीच इतनी राजनीति इस गंभीर मुद्दे पर क्यों हो रही है। बात तो सही है। सत्यवाद सिंह बकार जी, घुसपैठिया क्या बड़ा मुद्दा होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में? अभी बता है भाई 65-70 लाख वोट यही कहकर बिहार में काटे गए कि घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। तो केंद्र सरकार सबसे पहले तो ये बताए कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ममता बनर्जी देश के साथ विश्वासघात कर रही हैं। ठीक है, और इसकी सजा पीढ़ियां भुगतेंगी। मैं बार बार कहता हूं, बात 10 सेकंड दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एफडी करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, उनके लिए जमीन जायदाद करते हैं। देश को सुरक्षित करने के लिए ममता बनर्जी नहीं सोच रही है अपने भतीजे का राजनीतिक भविष्य कैसा हो, अपना भविष्य कैसा हो, इस रूप के लिए वो काम कर रही है। लेकिन एक सेकंड, कोलकाता और पश्चिम बंगाल को लेकर देश की जो मीडिया है वो ये दिखाती है कि ये सबसे असुरक्षित जगह है। बंगाल के अंदर आग लगा रहता है, यहाँ रेप, हत्याएं, मर्डर, बलात्कार, इस तरह की घटना होती है और बंगाल, कलकत्ता हमेशा जलता रहता है। ये मीडिया टीवी स्क्रीन पे जरूर जलता है। हम कलकत्ता में खड़े हैं, रात का समय हो रहा है और आपको एक हकीकत से रूबरू कराना चाहते हैं। देखिए, ये मीडिया आपको नहीं कहेगी कि जब आप गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे कि सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सा है इंडिया में, हालांकि गुजरात भी एक राज्य है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है जहां बाबा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ये दिखेगा कि कोलकाता जो है सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो इंडिया का है। लेकिन ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। मीडिया दिखाएगी कि बंगाल में आग लगा हुआ है, मीडिया दिखाएगी कि बंगाल जल रहा है। एक और तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि दीदी पे कई तरह के आरोप लगते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस तरह के मंदिर पश्चिम बंगाल के हर चौक चौराहे पे दिखेगा। हालांकि ममता बनर्जी ने इस मंदिर को लेकर कोई इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया कि हम मंदिर बना रहे हैं, हम कुछ भी बना रहे हैं। तो ये जो है विश्व बंगला है, आप देख सकते हैं, ये मंदिर है और ये विवेकानंद जी की यहाँ पे मूर्ति है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वहां पर आना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट बंगाल को बर्बाद कर चुके हैं। वहां से भारतीय संस्कृति का, रोजगार का, भारतीयों का सफाया कर चुके हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। यहाँ पे रात 2 बजे हमारी माँ बहन जो है ना, आराम से बिना किसी झिझक के, यहाँ मॉब लिंचिंग नहीं होता, यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होती, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद वाली राजनीति नहीं होती। यहाँ राजनीति होती है, यहाँ के अवाम पढ़े लिखे जागरूक अवाम है। यहाँ जीडीपी पे बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होती है, रोडवेज के ऊपर बात होती है। बंगाल जल नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं जल रहा। कौन बोला बंगाल जल रहा है? मीडिया, टीवी, नेशनल मीडिया में आपको कोई जला रहा है क्या? आप तो आए दिल्ली से बंगाल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको कलकत्ता में किसी ने जला दिया क्या? अगर बाल भी बेका किया तो आप बोले नेशनल चैनल में कि हाँ किया है। यहाँ नफरत की राजनीति गलत दिखा रही है जो नेशनल मीडिया। देखिए, कुछ गलीज मीडिया है, कुछ गोदी मीडिया है और कुछ गिद्ध मीडिया है। तीसरी बड़ी बात, सुरक्षा को लेकर कही आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा में ममता सरकार नाकाम है। क्या लगता है ममता, मोदी के लड़ाई में ममता टिक पाएंगे? ममता टिकेंगी, वो टिकी हुई है। अच्छा, मोदी दिल्ली तक ही ठीक है, यहाँ पे बंगाल में ममता बनर्जी चाहिए। 1000 रुपया गैस का दाम कर दिया, पेट्रोल का दाम, गरीब इंसान भूखा मर रहा है, उसको नहीं दिखता है, उसको खाली अंबानी अदानी ही दिखता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि टीएमसी का शासन केंद्र विरोधी है, गरीबों की स्कीम लागू नहीं करती। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल की मैं ऐसी स्कीम्स के बारे में आपको बताऊंगा जो शायद ही किसी दूसरे राज्य में भारत के वो स्कीम्स चल रही होंगी। दोस्तों, दीदी का नाम आपने टीवी में अक्सर कंट्रोवर्सीज में देखा होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा साइड रखते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में दीदी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कुछ कर भी रही है या फिर नहीं। इसी को देख रहा था जब तब मैंने पहली स्कीम देखी, द्वारे राशन स्कीम। ये दोस्तों स्कीम इतनी बेहतरीन है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो जोमेटो, ब्लिंकिट की तरह घर जाकर के राशन लोगों को देकर के आते हैं। इसका लाभ जो है 7 करोड़ लोगों को मिला है। वहीं दोस्तों, मैंने दूसरी स्कीम देखी, कन्याश्री प्रकल्प। ये स्कीम इतनी इंपैक्टफुल थी कि 2017 में यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड इस स्कीम को मिला था। इस स्कीम का कोर आइडिया यह है कि लड़की को स्कूल छोड़ने नहीं देना है। लड़कियां स्कूल क्यों छोड़ती हैं? टैलेंट की वजह से नहीं, गरीबी के कारण।
स्कूल छोड़ देती हैं, जिसके कारण उनकी शादी करवा दी जाती है। बस इसी चीज को रोकने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में 13 साल से 18 साल की लड़कियों को हर साल 1000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। और अगर कोई लड़की पूरी 18 साल तक एजुकेशन कंप्लीट करती है, आगे भी पढ़ना चाहती है, शादी नहीं करती है, तो उसे 25,000 रुपए वन टाइम दिए जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर दोस्तों एक स्कीम और देखी मैंने, लक्ष्मी भंडार। इस स्कीम के तहत 25 साल से 60 साल की महिलाओं को 1000 से 1200 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। आज कई स्टेट्स में यह स्कीम चल रही है, हो सकता है ज्यादा पैसे भी दे रहे हो, लेकिन जब यह स्कीम लॉन्च हुई थी तो वेस्ट बंगाल उन स्टेट्स में था जहां ये सबसे पहले स्कीम शुरू हुई थी। अभी और सुनिए। फिर एक स्कीम दोस्तों पश्चिम बंगाल की और बढ़िया थी, द्वारे सरकार इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें कोई सरकारी काम करवाना है तो हम अलग अलग दफ्तर जाते हैं। तब इस स्कीम के तहत क्या होता है, सभी दफ्तरों को इकट्ठा करके पंचायत लेवल पर लाके एक कैंप लगवाया जाता है। मैं वहां जाऊंगा, मेरे सारे दफ्तर वहीं पे है, सभी काम एक बारी में हो जाएंगे, मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। और देखो दोस्तों, टीवी में जो कुछ भी चलता हो पश्चिम बंगाल में ये है वो है, लेकिन देश की आज भी सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है? कलकत्ता, एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से। अभी और सुनिए। और दोस्तों अगर हम एग्रीकल्चर में भी बात कर लें तो देश में सबसे ज्यादा चावलों का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सब्जियां वेस्ट बंगाल से आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों सारी बात यह है कि ये चीजें जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी मैंने आपको बता दी। अब बाकी जो ये चीजें हैं जनता को पसंद आई हैं नहीं आई है वो तो आगे आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप में से कोई पश्चिम बंगाल से है तो आप कमेंट करके बताना, क्या आपने इन स्कीम्स के बारे में सुना, इसका लाभ आपको मिला, या फिर और ऐसी कोई स्कीम्स है जो मुझसे छूट गई हो, वो कमेंट करके बताना। और इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। तो वो भी मैं पूछना चाहता हूं। निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूं हमारी संवेदना। आपको तकलीफ नहीं हो रही? आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो बता दीजिए रूलिंग पार्टी का। अभी बताइए एक उदाहरण। अरे सर मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे एक सेकेंड बताइए। एक सेकेंड आत्मदाह की जब उसने वहां पर धमकी दी तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर? आग लगा दी। फसाद मचाने वाले बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं से तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की सरकार गजब तरीके से निपट रही है। देखिए कुत्ते ले जाने वाली गाड़ी में बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता को डाल दिया गया। पुलिसिया वाहन भी इनकी गिरफ्तारी के लिए मंगाने के लिए जरूरी नहीं समझा। देखिए तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार हाल ही में एक कानून भी लेकर आई। उस कानून के तहत अगर आप किसी धर्म का मजाक और उपहास करते हैं तो आपको 7 साल से ज्यादा की सजा भी हो जाएगी। ये सब बात तो ठीक था, लेकिन क्या बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, दिग्गज नेताओं को कुत्ते ले जाने वाली गाड़ी में ले जाना क्या उचित था या नहीं था? कमेंट में जरूर बताएं। बड़े खतरनाक लोग हैं। राजनीति का एक सबसे प्यारा नियम है कि अगर आप सत्ता की कमियों का विरोध नहीं करते तो आप राजनेता पहली बात नहीं है। ठीक है। आपने कहा था महंगाई खत्म कर देंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो आप महंगाई खत्म। 2014 में एक इनका पोस्टर आया था बहुत बड़ा सा, उस पर मोदी जी मुस्कुराते हुए खड़े थे 39 डिग्री में, 45 डिग्री में नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? 39 डिग्री में थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम भी बड़े खुश हुए कि चलो यार 40 रुपया पेट्रोल मिलेगा, ससुराल जाने में आराम रहेगा। अब पोस्टर बना रहे, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक करिश्माई नेता है। मोदी की ईमानदार नेता की छवि है। मोदी पर भ्रष्टाचार का एक इल्जाम तक नहीं। मोदी सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी नंबर 1 है। मोदी की लोकप्रियता बाइडेन पुतिन से कहीं ज्यादा। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। जो गौ हत्या करेगा, जो देश विरोधी बात करेगा, फिर उसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन एक सेकंड, ये भाई ने कितना अच्छा बात बोला। किरण रिजिजू बीजेपी का नेता है, मंत्री भी है। उनने तो और पार्लियामेंट के अंदर बोला मैं गाय मांस खाता हूँ। उनका विरोध क्यों नहीं करा भाई ने? वो देश का अपमान नहीं थे, आपका धर्म में अपमान नहीं थे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज ने भी बोला जब मैं बीफ खाता हूँ, भाई उसका विरोध क्यों नहीं कर रहा? पता है वो बड़े लोग हैं, उनके पास जा नहीं सकते हो। महंत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने फिर कमाल कर दिया। देखिए उत्तर प्रदेश बन गया नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट करने वाला प्रदेश। देश का 43% जो बीफ है वो यही उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भाई। हिंदू राष्ट्र से भाई बढ़िया, सबको सम्मान मिलेगा। कितने पढ़े लिखे हो तुम? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए? हाँ हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई, हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चाहिए। क्यों चाहिए?
हमको नहीं पता। हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होगा आपको? सब कुछ अब हमारे हिंदू का राष्ट्रीय सगळे हिंदू ही है भाई हम। हाँ तो हिंदू तो हो, ये पूछ रहा हूँ फायदा क्या होगा? भाई सब कुछ फायदा ही फायदा। ये जो बाबा साहब है, मानते हो नहीं मानते? हाँ मानते, को न मानते। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो? तो हाँ मानते भाई, सब अपने हमारे हिंदू धर्म में। बाबा साहब हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते? हाँ क्यों नहीं मानते? नहीं। अम्बेडकर की जय। बाबा अम्बेडकर देखा, मैं देखा भी नहीं है। बाबा अम्बेडकर है यू, देखा भी नहीं है मैंने। हाँ। बाबा अम्बेडकर है यू, मैंने देखा है, देखा भी नहीं है। जब भी बोल जाऊँ मैं बाबा अम्बेडकर की जय तो जय। तो हिंदू राष्ट्र में शराब पीने की आजादी चाहिए? भाई अम्बेडकर शराब पीने का जरूर चाहिए, शराब पीने का जरूर चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र में कैसी कैसी अय्यासियां चाहते हैं? बहुत फूल अय्यासी चाहते हैं, फूल अय्यासी चाहते हैं, फूल अय्यासी फूल। देखो जी, जिसका दिमाग खराब है उसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्या नाम है आपका? दिलशाद नाम है हमारा। क्या हुआ? तो दिलशाद जी, सरकार से आपको क्या क्या शिकायत है? हम नहीं बोलेंगे, ये मेरा भाई बोलेगा। हाँ तो आप बताइए, आपको सरकार से क्या क्या शिकायत है? सरकार से बहुत शिकायत है। महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी है, टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है, पोल्यूशन इतना है कि इंसान से सांस नहीं ले पाता है, आए दिन हिंदुस्तान में रेप होता है। सरकार ये सब मुद्दों पे बात नहीं करती है, बात करती है तो सिर्फ वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही सब आती है सरकार को। सही बोल रहे हैं एकदम मेरा भाई। हाँ तो इतना बात आप भी बोल सकते थे। अरे हम बोलेंगे विवाद हो जाएगा, सब देशद्रोही बोलेगा, सब बोलेगा इतना ही दिक्कत है सरकार से तो पाकिस्तान चले जाओ। बड़े खतरनाक लोग हैं। इन महाराज जी का मैं बहुत सारा फनी वीडियो दिखा, विदाउट लॉजिक का वीडियो दिखा, लेकिन इस वीडियो में जो बात कहा है मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना? अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? बात तो सही है। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो इसे, क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, मुस्लिम लड़कियों के साथ रेप बहुत कम होता है, आप देखिएगा। उनके साथ रेप इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका तन ढका होता है, और जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं हमारे मन में वैसा ख्याल ही नहीं आएगा। अगर हम लड़की हाफ पैंट पे घूमेंगे तो लोग दिलासा रखेंगे मन में कि थोड़ा और देखें, थोड़ा और देखें, कितना अच्छा दिख रहा है। गंदे गंदे नियत एकदम खराब होना ही है। लेकिन वो जब नकाब वाली बगल से गुजरती है ना तो हमारा नियत वैसा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ उसका आंख दिखता है, और आंख देख के लोग यही कहेंगे ना कि आंख बहुत खूबसूरत है। एकदम लोग बोलते हैं ना कि आंख खूबसूरत है, तो जब जांघ दिखाइएगा तो लोग यही ना कहेंगे कि जांघ खूबसूरत है। मतलब वो माधवन का डायलॉग है ना धुरंधर में कि दुश्मन में पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे है, पहले रैंक पे तो हम खुद हैं। मतलब आप शॉक में आ जाओगे इस रिपोर्ट को देखकर। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है जो कहती है कि हमारे देश में सारे राज्यों में अराउंड 1.2 लाख सिंगल टीचर स्कूल्स हैं। सिंगल टीचर स्कूल का मतलब है कि हमारे देश में ऐसे 1.2 लाख स्कूल्स हैं जहां पे सिर्फ एक ही टीचर है। मतलब अगर स्कूल में क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक है तो वो क्लास 1 से लेके क्लास 10 के बच्चों को सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रही। मतलब इमेजिन कर सकते हो, मतलब एक ही टीचर सारे क्लास में कैसे अवेलेबल होगी? इसका मतलब तो यही है कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 के सारे बच्चों को एक साथ बैठा के आप पढ़ा रहे हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट है कि फिलहाल हमारे देश में 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी है। मतलब जॉब देनी है 10 लाख टीचर्स को और सरकार देने से मना कर रही है। और सरकार ने कारण क्या दिया कि सरकार के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तो मैंने आरटीआई फाइल किया कि 10 लाख टीचर्स जो वैकेंसी है, अगर सरकार इन्हें हायर करती है तो इस पे कितने पैसे लगने वाले हैं। तो मुझे जो जवाब आया वो ये है कि 25,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक ही वैरी करेगा। मतलब चलो मैक्स टू भी ले ले तो 50,000 करोड़ रुपए लगेंगे 10 लाख टीचर्स की हायरिंग के। अब कमाल की बात, मैंने एक और आरटीआई फाइल की। पिछले 2-3 सालों में हमारी सरकारों ने 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा फ्रीबीज बांट दिए हैं। मतलब 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा फ्रीबीज बांटने के हमारे पास पैसे हैं, लेकिन 10 लाख टीचर्स को जो रोजगार मिल जाएगा और उससे जो शिक्षा का जो स्टेटस है हमारे देश में इंप्रूव हो जाएगा, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है।
एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।